बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़मारा एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीक हम पैराफिलिक डिसऑर्डर्स यानी जिनसी जुनून से रिलेटेड आरज़ू के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, स्पेशली मेल्स में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि इस डिसऑर्डर की अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है, उसका तरीका इलाज क्या है। इस बीमारी में मुब्तला लोग दूसरों को ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ देकर जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने सेक्सुअल मैज़ोकिज़्म डिसऑर्डर को डिस्कस किया था कि सेक्सुअल मैज़ोकिस्ट वो लोग होते हैं जो अज़ियत सह कर जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, यानी कि उनको आराम पिटा जाए, उनकी तज़लील की जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए तो उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है। ये लोग उनका बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वो तकलीफ़ सह कर खुश होते हैं, ये तकलीफ़ देकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं। इन लोगों को दूसरों को तकलीफ़ देकर बहुत खुशी महसूस होती है और इनको कोई गिल्ट फील नहीं होता, दूसरों से कोई हमदर्दी नहीं होती। ये लोग बहुत डिसऑनेस्ट होते हैं, यानी कि इनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की भी कुछ ट्रेट्स पाई जाती हैं। इनके इन्हीं ट्रेड्स की वजह से लोग इनको बहुत जल्द छोड़कर चले जाते हैं, किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इनकी सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से मुतासिर होती है। अगर ये मैरिड हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ भी ऐसे ही सलूक करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, उनको बहुत तकलीफ़ देते हैं, उनको मारते हैं, उनके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टनर बहुत जल्द इनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सेक्सुअल मैज़ोकिस्ट लोग ही रह सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक सेक्सुअल सैडिस्ट और सेक्सुअल मैज़ोकिस्ट का कपल बेस्ट कपल हो सकता है, क्योंकि उनको तकलीफ़ सहना पसंद है, उनको तकलीफ़ देना। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल पर्सन इनके साथ अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकता और ये ख़ुद को ज़हनी बीमार नहीं समझते। इनके पार्टनर्स के थ्रू ही ये डिस्क्लोज़ होते हैं, इनको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं। इसके अलावा इस डिसऑर्डर को डायग्नोज़ करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ज़रूरी है। अगर एक पर्सन में 6 मंथ से ये अलामात मौजूद हैं जिसकी वजह से उसके साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, तो उस पर्सन को हम सेक्सुअल सैडिज़म डिसऑर्डर डायग्नोज़ करेंगे। अगर हम एज की बात करें तो 19 ईयर्स होना मस्ट है और ये डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मेल्स में इसकी रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इस डिसऑर्डर की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज अब तक मालूम नहीं हो सकी। डिफरेंट फैक्टर्स इस डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उनका लेवल ज़्यादा हो जाए तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी पैराफिलिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ चाइल्डहुड ट्रामा। अगर किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो ऐसे लोगों के भी लेटर इन लाइफ पैराफिलिक डिसऑर्डर्स को डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ सब्सटेंस अब्यूज़। वो लोग जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं या ऐसे कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं तो उन लोगों की भी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इस डिसऑर्डर को डेवलप कर सकते हैं। द फोर्थ वन स्ट्रेस। वो लोग जो हर वक्त स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए डिफरेंट अनहेल्दी वेज़ इख्तियार करते हैं, जिनमें से एक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पोर्नोग्राफी है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा पोर्न देखते हैं, पोर्न देखने की वजह से उनकी सेक्सुअल फैंटेसी ज़्यादा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेक्सुअल फैंटेसी सेक्सुअल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाती है और ये लोग सेक्सुअली सैडिस्ट पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देते हैं और उसी बिहेवियर को परफॉर्म करने लगते हैं। इसके अलावा इनमें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से इनमें लेवल ऑफ एग्रेशन और सेक्सुअल अराउजल दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती है। मेडिकेशन में एसएसआरआईज़ और एंटी एंड्रोजन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। एसएसआरआईज़ सेक्स ड्राइव को सप्रेस करने में हेल्प करती है और एंटी एंड्रोजन के यूज़ से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल रिड्यूस किया जाता है। मेडिकेशन के साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए से पर्सन की नेगेटिव थाट्स और बिहेवियर्स को पॉजिटिव थाट्स और बिहेवियर्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। पर्सन को न्यू हेल्दी बिहेवियर सिखाए जाते हैं, उसको ये सिखाया जाता है किस तरह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल पर्सन को ये कहा जाता है कि जब भी आपको ऐसी अर्जीज़ हों, आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आएँ तो आपने उस पर परफॉर्म नहीं करना, कि उस वक्त खुद को किसी और यूज़फुल एक्टिविटी में इंगेज कर लेना है, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग या कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि अर्जीज़ जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर उन 10 to 15 मिनट्स में ये अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और उस वक्त कोई और हेल्दी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं तो उनकी ये अर्जीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं और ये रिलैक्स फील करते हैं
اور اس طرح سے آہستہ آہستہ پرسن کے سمپٹمس میں امپرومنٹ آتی ہے۔ پرسن کے نیگیٹو تھاٹس کو چینج کرنے کے لیے کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے پرسن کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ ریپلیس کرے، کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے تھاٹس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ سولوشن کے لیے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے تھاٹس آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، یو کین چینج یور تھاٹس، آپ کے پاس ہی سولوشن ہوتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے پرسن کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو خود آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ ریپلیس کریں۔ اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے۔ اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مریم ایپ کے تھرو مجھے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔